हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन के अंदर हम जो आपके टॉपिक्स आए हैं 13 से 23 मई तक जितने भी टॉपिक्स आए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि कौन कौन से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टॉपिक्स पूछे गए हैं। जनरली क्वेश्चंस का आइडिया तो नहीं लगता है, लेकिन टॉपिक्स हमें पता चल जाते हैं कि सर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आए हैं अभी तक। ठीक है, होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। अब देखो इस चैप्टर से जनरली 2-3 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। मैं अगर यहां पे मार्क करूं तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पॉलिनेशन, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं ना। एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पॉलिनेशन यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। इसके साथ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ही एक सब टॉपिक है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट वो भी आपको पढ़ना है। साथ में ही आपको एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट भी देख करके जाना है, एम्ब्रियो सैक के बारे में भी देख के जाना है। भ्रूण पोष के बारे में भी आपको देख करके जाना है, भ्रूण कोष के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखा जा रहा है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। दूसरी बात करें, कुछ एकाधा शिफ्ट में क्वेश्चन टाइप ऑफ सीड से आए। अब आप बोलोगे सर कौन से टाइप के सीड? एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो मैंने आपको पढ़ाए थे वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉल्स फ्रूट, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फॉल्स फ्रूट या कूट फल या आभासी फल, फॉल्स फ्रूट या आभासी फल, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले। फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है, निषेचन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंथर ऑफ स्ट्रक्चर को भी देख के जाना है, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा बच्चों। एंथर ऑफ स्ट्रक्चर को भी देख करके जाना। पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन तो आप पढ़ेंगे, साथ में ही पॉलन के स्ट्रक्चर भी देख करके आपको जानी है, पॉलन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं पॉलन की स्ट्रक्चर से, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से देख करके जाना। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स को आपको जरूर से जरूर देख करके जाना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक का मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो यहां से पूछे जा रहे हैं बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस भी आता है, इसके अंदर oogenesis भी आता है, यानी शुक्राणु जनन एंड अंड जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन और अंड जनन, यहां से दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ये श्योर मान के चलिए इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस या तो आपको सीक्वेंस पूछ लेगा या सेल्स के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, प्लॉइडी उसकी पूछ सकता है, फाइनल प्रोडक्ट उसका पूछ सकता है, कहां माइटोसिस हो रहा है, कहां मियोसिस हो रहा है, ये पूछ सकता है। तो ये दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। प्लेसेंटा से जनरली जो क्वेश्चन आया है वो हार्मोन से आया है। ठीक है, प्लेसेंटा के हार्मोन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल के अंदर मेल एसेसरी डक्ट्स को पूछा गया है। ठीक है, पुरुष सहायक नलिकाएं, इनके बारे में देखा गया है। पुरुष सहायक नलिकाएं या मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में क्वेश्चन आया है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में भी आप पढ़ के जाइए, फैलोपियन ट्यूब के बारे में देख के जाइए और यूट्रस के बारे में देख के जाइए, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं गैमेटोजेनेसिस, 90% क्वेश्चन यहां से आए हैं गैमेटोजेनेसिस से। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको देख करके जरूर जाना है।
नेक्स्ट चैप्टर की बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ या प्रजनन स्वास्थ्य। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ या प्रजनन स्वास्थ्य में कोई एक जगह से क्वेश्चन नहीं है, कहीं छोटा सा टॉपिक है तो एक आध क्वेश्चन आता है, कभी कौन से टॉपिक से पूछ लिया, कभी कौन से टॉपिक से पूछ लिया। अब इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, सबसे पहले हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईयूडीज से पूछा है। कहां से पूछा है बच्चों? आईयूडीज से। तो आपको आईयूडीज जरूर से जरूर अच्छे से पढ़ के जानी, उसकी फंक्शनल, उसके टाइप्स आपको पढ़ के जाने, कहां उसको इंप्लांट किया जाता है ये भी देख करके जाना है, ठीक है। उसके बाद बैरियर मेथड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अवरोधक विधियों से भी क्वेश्चन पूछे गए। आईयूडीज में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन, कभी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के बारे में पूछ लिया, कभी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के बारे में पूछ लिया, कभी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के बारे में पूछ लिया। तो आईयूडीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब एमटीपी में रूल के बारे में, लॉ के बारे में पूछ रहा है। एमटीपी में आपको लॉ देख करके जाना है, कब आया था? 1971 में आया सर। और इसमें अमेंडमेंट कब हुआ? 2070 में हुआ। क्या अमेंडमेंट हुआ कि 3 वर्ष जो 3 महीना है उसके बाद अगर एमटीपी करवाया जाता है तो उसमें 2 प्रैक्टिशनर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। एआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जो पहले पेपर्स हुए थे, मेरे को लगता है अब फिर से एआरटी पे एग्जामिनर फिर से चेंज होगा, ठीक है। एआरटी पे फिर से आएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो पेपर हो रहे थे 13-14 तारीख को, वहां पे एआरटी से क्वेश्चन आ रहे थे। यहां पे जिफ्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जितनी भी आपको टेक्निक्स याद है, गिफ्ट, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। एसटीडीज की बात करें, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करें, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईयूडीज और एआरटी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आईयूडीज और एआरटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से देख करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, अगर हम 4th चैप्टर की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशानुगति और विविधताओं के सिद्धांत, यानी जेनेटिक्स चैप्टर की बात करें, तो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आने चाहिए थे उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी पर्टिकुलर एक टॉपिक से ही ज्यादा आ रहे हैं, वो है जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है। और जेनेटिकल डिसऑर्डर में भी जो क्वेश्चंस है वो या तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, 2 ही टाइप के तो डिसऑर्डर होते हैं, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल। और एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, वो तो आप याद ही करके जाइए सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक से, कि ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसके अंदर पाया जाता है? बर्ड्स के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। अभी तो कुछ दिनों, शायद परसों वाले पेपर में यह भी पूछा गया, तो हनी बी जो होती है, हनी बी का जो मेल होता है, मेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? सबको पता है कितने पाए जाते हैं? 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से एक बार लिंकेज के बारे में पूछा गया था कि लिंकेज टर्म किसने दिया था, वो सबको पता है, टीएच मॉर्गन ने दिया था। मेंडल्स लॉ के बारे में कई बार पूछ रहा है कि मेंडल्स लॉ है, उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन से लॉ को डिफाइन करेगा, डाई हाइब्रिड कौन से लॉ को डिफाइन करेगा, तो ये भी आपको एक बार देख करके जाना। मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया, ठीक है, मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया वो भी आपको पता होना चाहिए। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, 14 ट्रेड्स लिए थे, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसके प्रोपोर्शनल में क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। फिर भी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है। जो टॉपिक्स देखें तो अभी कल परसों के पेपर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक पैराग्राफ आया था। पैराग्राफ का मतलब आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक पैराग्राफ आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। वैसे पैराग्राफ कहीं से भी आ सकता है। यह भी देखा गया है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कितना छोटा सा चैप्टर, वहां से भी पैराग्राफ उठा के दिया, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर चूंकि बड़ा चैप्टर है तो यहां से आने के चांसेस ज्यादा है। उसके अलावा डीएनए स्ट्रक्चर में वो न्यूक्लियोसोम के बारे में पूछ रहा है आपसे, न्यूक्लियोसोम के बारे में ज्यादातर पूछ रहा है,
ठीक है। न्यूक्लियोसोम के बारे में ज्यादातर पूछ रहा है, तो आपको न्यूक्लियोसोम के बारे में याद रखना है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक वो ट्रांसक्रिप्शन से आ रहे हैं। वेदर इट इज अबाउट आरएनए पॉलीमरेज, या तो वो आरएनए पॉल के बारे में पूछ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पूछ रहा है कि प्रमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेटर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहां से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में भी पूछ रहा है, ठीक है, प्रमोटर के बारे में भी पूछ रहा है, प्रमोटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑपेरॉन मॉडल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और लैक ऑपेरॉन मॉडल से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बस इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। लैक ऑपेरॉन मॉडल दिया किसने था? जैकब और मोनार्ड ने दिया था, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है। तो आपको इस चैप्टर से साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद करके जाने हैं, वैज्ञानिकों के नाम भी आपको देख करके जाने, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम इस चैप्टर के अंदर है, और एक मैचिंग वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली बन सकता है। एक तरफ एक्सपेरिमेंट दे देगा, एक तरफ साइंटिस्ट के नाम दे देगा, आपको मैच करना रहेगा, ठीक है। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ट्रांसलेशन यहां से इजी क्वेश्चन ही बनेगा, डिटेल में नहीं पूछेगा, तो आप एक बार जरूर स्टेप्स को देख के जाइए, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश को मत करिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। मेरे को लगता है ये अनएक्सपेक्टेड था, पूरे एग्जाम्स में इवोल्यूशन से इतने क्वेश्चन पूछना अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स, अच्छे अच्छे चैप्टर्स, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, लेकिन एग्जामिनर ने ट्रेंड देखा गया है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पकड़ा है, और इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से ही पकड़ा है। होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इन दोनों टॉपिक से तो भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, इसकी थ्योरी और 2 डायग्राम उसको जरूर देख करके जाइए। जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसको देख करके जाइए कि कौन सा जो एरा है, कौन सा युग है, वो पहले आया था, बाद में आया था, वो सब देख करके जाइए। कौन से ऑर्गेनिज्म कब ओरिजिनेट हुए थे, वो उस डायग्राम में बना हुआ है, एक बार जरूर देख करके जाइए उस डायग्राम को। होमोलॉगस एनालॉगस के एग्जांपल्स, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, होमोलॉगस एनालॉगस के एग्जांपल। ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको सीक्वेंस बनवा सकता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आप सीक्वेंस बताइए। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इन सब का सीक्वेंस पूछ सकता है, ठीक है। आपसे क्रेनियल कैपेसिटी पूछ सकता है, कपालीय क्षमता आपसे पूछा जा सकता है। डार्विन्स की थ्योरी से भी परसों के एग्जाम में एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया है, तो डार्विन की थ्योरी को भी अच्छे से देख करके जाइए। लेकिन मैं बोलूंगा ये 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो क्या इसको भी इंपॉर्टेंट ही मानिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं। चैप्टर 7 की बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही बनता है, एक तरफ डिजीज दे देगा, एक तरफ पैथोजन दे देगा, आपको मैच करना रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा मलेरिया के साइकिल के बारे में पूछ रहा है, मलेरिया का जो साइकिल है, चक्र है, उसके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मलेरिया के साइकिल को तो अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत ही इजी सा है, मैंने आपको इतनी बार आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको तो रट गया होगा, टिप्स पे है आपके ना। तो इस साइकिल को जरूर देख करके जाना है। इम्यूनिटी के बारे में आप देख लीजिए, लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पूछ रहा है भाई, इम्यूनिटी में लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, लिम्फोइड अंगों के बारे में पूछ रहा है। तो आपको लिम्फोइड अंग के बारे में देखना है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है। एड्स और कैंसर से एक्चुअल हमें क्वेश्चन नहीं पता चले हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बच्चों ने बताया सर एड्स और कैंसर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को हल्के में मत लीजिए। एड्स में सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो मैकेनिज्म पे बनेगा कि कैसे जो वायरस है अपने आप को इनकॉर्पोरेट करता है होस्ट सेल के अंदर और उस सेल को हाईजैक करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पे बनेगा। ड्रग्स और अल्कोहल से जरूर क्वेश्चन आएगा, यहां से पैराग्राफ भी आ सकता है बच्चों,
ठीक है, और पैराग्राफ शायद एक शिफ्ट में आया भी है, ड्रग्स और अल्कोहल से एक शिफ्ट में पैराग्राफ आया भी है। तो सारी ड्रग्स का नाम याद रखना, उनके क्या क्या इफेक्ट है, कौन से ऑर्गन को जाकर के स्टिमुलेट करती हैं, कौन से प्लांट से ऑब्टेन होती है, कौन सा उनसे केमिकल प्राप्त होता है, क्या उनके वर्क या फंक्शंस हैं केमिकल्स के, क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं, सब कुछ देख करके जाना है। और साथ में इस चैप्टर में लास्ट में स्टेरॉइडल इफेक्ट भी देख रखे हैं, तो आपको स्टेरॉइडल इफेक्ट के बारे में भी देख करके जाना है कि स्टेरॉइडल इफेक्ट का मेल्स के अंदर क्या प्रभाव है और फीमेल्स के अंदर क्या प्रभाव है। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 की कहानी रही। चैप्टर 8 की बात करें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई इधर से भी। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, तो ये तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बनेगा, और आ भी रहा है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहां से कि एक तरफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दे देगा और दूसरी तरफ आपको माइक्रोब्स दे देगा, आपको मैच करना रहेगा। बायोगैस का कंपोजिशन पूछा है कि बायोगैस का कंपोजिशन क्या होता है, और बायोगैस से बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसका संगठन आपसे पूछा है, ठीक है, कि बायोगैस का संगठन क्या होगा। ठीक है, कौन कौन सी गैसेज मिलकर के बायोगैस का फॉर्मेशन करती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि लास्ट फेज के दौरान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, तो इस टॉपिक को मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए। बायो फर्टिलाइजर और बायो कंट्रोल एजेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायो फर्टिलाइजर से पैडी फील्ड्स के अंदर, चावल या धान के अंदर कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सबको पता होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, इन सब का यूज बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट, यहां पे बायो कंट्रोल एजेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एफिड्स हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गई। ठीक है, ये किस किस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सॉरी, एफिड्स को कौन कंट्रोल करता है, ड्रैगन फ्लाई को कौन कंट्रोल करता है, यानी बीटल्स के बारे में, ड्रैगन फ्लाई, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है, अच्छा यहां से छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कई बच्चों ने बता दिया था यहां से सर पैराग्राफ भी आया है, यानी 5 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहां से मिले हैं। तो इस टॉपिक को भी, इस चैप्टर को भी, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, और इसके साथ यहां पे एक बात और याद रखना, ब्रिवरेज या पेय पदार्थ, ये जो ब्रिवरेज या पेय पदार्थ है, ये कौन से डिस्टिलेशन से मिलते हैं और कौन से नॉन डिस्टिल्ड होते हैं, कौन से डिस्टिल्ड होते हैं, कौन से नॉन डिस्टिल्ड होते हैं, इनके बारे में भी पूछा गया है। तो ब्रिवरेज के बारे में भी आपको देख करके जाना है। चैप्टर 9 की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं और प्रोसेस हैं, यहां से क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आए हैं। ठीक है, यहां पे एक पैराग्राफ भी आ चुका है, बच्चे बता रहे हैं, यहां पे इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है, सीक्वेंस अरेंजमेंट, क्योंकि एक स्टेप है और स्टेप के अंदर सीक्वेंस अरेंजमेंट पूछना वाला क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बोलूंगा कि पीसीआर के बारे में भी याद करके जाइए, यहां से एक पैराग्राफ बन सकता है। फिर मैं बोलूंगा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पीसीआर से एक पैराग्राफ बन सकता है, तो पीसीआर के बारे में जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, बायोरिएक्टर्स एक आधा क्वेश्चन आए हैं। टूल्स से, एंजाइम्स से, एंजाइम्स में भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में आपको अच्छे से देख करके जाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसकी टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं, इसकी टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में देख करके जाना है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में आपको देख करके जाना है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टेप्स के बारे में देख करके जाना। तो ये कुछ टॉपिक्स रहे इस चैप्टर से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इवन मैं बोलूंगा अभी भी कि यहाँ पे डी और ई जो पोर्शन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर सीक्वेंस अरेंज करेगा तो यहां से एक तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स से। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, चैप्टर की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से पैराग्राफ भी देखने को मिला है, और पैराग्राफ आया है जीन थेरेपी से,
यानी डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस यहाँ पे। तो मैं फिर बोल रहा हूं जीन थेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में भी देख करके जाइए। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में भी देख करके जाइए, यहां से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। आरएनए इंटरफेरेंस छोटा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बन सकता है। जीन साइलेंसिंग भी बोल सकते हैं इसको। और निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस देखा जाता है। बीटी कॉटन बहुत ही हॉट टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट है, तो यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके एग्जाम्स में भी बनेंगे। पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको हुबहू पढ़ाई है, आपको याद करके जानी है पूरी मैकेनिज्म, कैसे बीटी का जो जीन होता है कैसे एक्टिव होता है, कौन से पीएच में एक्टिव होता है, कैसे डिजीज कॉज करता है इंसेक्ट के अंदर, कैसे इंसेक्ट को हार्म पहुंचाता है जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो ये सारी बातें आपको बीटी कॉटन में याद करनी है। जीन थेरेपी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बना भी है, पैराग्राफ भी आया है, छोटे क्वेश्चंस भी आए हैं, पूरी प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए जीन थेरेपी के बारे में। और लास्ट टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में भी आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, चलो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और जनसंख्या, 3 ही टॉपिक है। तीनों टॉपिक से इवनली क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक एग्जाम में। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, मेरे को लगता है इस वीक के दौरान एग्जामिनर पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे जरूर जोर देगा, तो इस टॉपिक को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन कम आए हैं। इसमें कॉमन सेलिज्म के एग्जाम्पल पूछे गए हैं, अभी तक कॉमन सेमिलीज के एग्जांपल्स ही पूछे गए हैं। अब मेरे को लगता है डिटेल में क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है, चाहे वो लॉजिस्टिक ग्रोथ हो चाहे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, दोनों ग्रोथ से क्वेश्चन आए हैं। दोनों के डिनोटेशन पूछे गए हैं कि कौन से साइन से डिनोट किया जाता है, दोनों के इक्वेशंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलो पॉपुलेशन कैरेक्टर से अभी परसों के दिन क्वेश्चन देखने को मिला है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में। एक बच्चा बोल रहा सर डेथ रेट का न्यूमेरिकल भी आया था, और मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं आपको, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन न्यूमेरिकल्स को करिए। हो सकता है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछ लिया जाए, पॉपुलेशन पिरामिड्स, पॉपुलेशन कैरेक्टर्स में पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉपुलेशन पिरामिड, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में। तो आपको पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में जरूर से जरूर देख करके जाना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ के जाना है। इकोसिस्टम चैप्टर की बात करें, छोटा सा चैप्टर है, काफी कुछ पोर्शन हट भी चुका है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो डिकम्पोजिशन और प्रोडक्टिविटी से बन रहे हैं। प्रोडक्टिविटी जैसे तो सब कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है, एनपीपी पूछ लिया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछ लिया, ठीक है। अब हो सकता है आपसे पूरे वर्ल्ड की एनपीपी पूछा जा सकता है, तो हाँ, इसे यूनिट्स भी पूछा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी की यूनिट्स का भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो यूनिट्स भी आपको पढ़ के जानी है कि प्रोडक्टिविटी की यूनिट्स। डिकम्पोजिशन की जो ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं बच्चों ने बताए हैं सर इसके सीक्वेंस पूछा है कि कौन सी स्टेप कौन से सीक्वेंस में आएगी, लेकिन मेरे को अब ये थोड़ा सा एज्यूम कर पा रहा हूं कि अब जो क्वेश्चन बनेगा डिकम्पोजिशन में वो फैक्टर्स पे बन सकता है ना। फैक्टर्स आप जरूर देख करके जाइए, डिकम्पोजिशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर देख करके जाइए, ठीक है। पिरामिड्स की बात करें, पिरामिड के अंदर जो नंबर वाले पिरामिड है, बायोमास वाले पिरामिड है, एनर्जी का तो हमेशा सीधा ही बनता है, तो उन पिरामिड्स को भी जरूर देख करके जाइए। एक सिंपल क्वेश्चन फूड चेन के बारे में पूछा जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म दे देगा, उनका फंक्शनल रोल आपको बता देगा, और फिर आपको उसकी फूड चेन बनानी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा एज्यूम करने वाले क्वेश्चन, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा रहे हैं। पारिस्थितिकी के प्रकार मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, इजी क्वेश्चन पूछेगा, अभी तक उतने क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, तो इस टॉपिक को भी आप जरूर से जरूर देख करके जाइए। तो ये बात हो गई इकोसिस्टम चैप्टर की। अब बात करते हैं सबसे लास्ट, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। छोटा सा टॉपिक है माइक्रोब्स की तरह, लेकिन क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं यहां से, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन में। अब यहां पे आपको चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे बायोस्फेरिक रिजर्व हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो,
चाहे सैक्रेड ग्रूव्स हो, सैक्रेड ग्रूव से तो जगह भी पूछा है कि कहां कहां सैक्रेड ग्रूव्स पाए जाते हैं, आपको याद करके जाना है। बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में आपको याद करने जाना है, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, जितनी भी बैंक्स हैं, सीड बैंक्स, पॉलन बैंक्स, जर्म प्लाज्म बैंक, ठीक है, सबके बारे में। एक क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में आपको देख करके जाना है, क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में आप जरूर देख करके जाइए, कौन सा इन सीटू के अंदर आ रहा है, कौन सा एक्स सीटू के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, इन सीटू हो गए, और ये सब किसके अंदर आएंगे, एक्स सीटू के अंदर आएंगे। हॉट स्पॉट्स, ठीक है, हॉट स्पॉट्स ये भी इन सीटू में आएगा, हॉट स्पॉट्स के बारे में आप पढ़ के जाइए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इन सीटू और एक्स सीटू से। लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, मेरे को पता नहीं चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसमें पूछने लायक है क्या, लेकिन बहुत बार हर एक एग्जाम में जेनेटिकल बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। तो बच्चों इस टॉपिक को आप पढ़ के जाइए, आपका तो फायदा ही है, आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं पेपर को, ठीक है। एक एक टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 5 लाइन में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। राउल्फिया वोमिटोरिया याद रखना है आपको, रेसर पाइन प्राप्त होता है उससे। राइस की स्पीसीज की, इतनी स्पीसीज राइस की है, इतनी स्पीसीज मैंगो की है, ये सब किसके एग्जांपल है, बायोडायवर्सिटी के। सैक्रेड ग्रूव्स के एग्जांपल्स पूछे हैं ना, कि कहां कहां सैक्रेड ग्रूव्स पाए जाते हैं। अरावली हिल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जयंतिया और खासी की जो पहाड़ियां है मेघालय, वहां पे पाए जाते हैं। एमपी के सरगुजा, चंदा, बस्तर वाले एरिया में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटका और महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है वहां पे ये सब पाए जाते हैं। तो कहां कहां सैक्रेड ग्रूव्स पाए जा रहे हैं ये पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में जरूर से जरूर देख करके जाइए। सबसे ज्यादा एक्स-सीटू और इन-सीटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कुछ एनालिसिस रहा पूरा अभी तक जितना पेपर हुआ है 13 से 23 मई तक बायोलॉजी के अंदर, सबका मैंने यहाँ पे निचोड़ लेके आपको आया हूँ। मैंने क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताने की आपको कोशिश की है। होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। फिर मैं बोल रहा हूँ सिलेबस आपका कंप्लीट है, आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, लेकिन इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि आप प्रेडिक्ट कर सके कि किस टाइप का पेपर आ रहा है ना। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा चल ही गया होगा, चाहे हमारे माध्यम से हो, चाहे आपके दोस्त जो एग्जाम देख करके आए हो, फ्रेंड्स आपके एग्जाम देख करके आए हो उनसे हो। तो पेपर का जो पैटर्न है वो इजी ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा मॉडरेट या हार्ड लेवल पे आ रहा है, पेपर बहुत इजी ही आ रहा है। आपको कूल काम रहना है, पेशेंस रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना है ना, अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, आप अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो अब आप तैयारी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एग्जाम से एक दिन पहले कंप्लीट बायो को पढ़ के जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप 45 टू अबो ही सही करेंगे ना, 45 से अबो ही आपके क्वेश्चन सही होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है आप पे। आप अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।